This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 10th के लिए विषय गणित पढ़ रहे हैं और इसके अंदर भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यानी कि इसके अंदर हम पढ़ रहे थे वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए, यानी कि पहले चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे पास जो जरूरी कंसेप्ट थे हम वो सभी कंसेप्ट पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास में हमने कुछ इन चीजों के बारे में पढ़ा था कि सम संख्याएं क्या होती हैं। जैसा कि आप जानते हो कि सर सम संख्याएं कौन सी होती है। सर वो सभी संख्याएं जिनके अंत में 0 आ जाए या 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए। सर ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, वो सभी संख्याएं हमारी इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए ये हमारे पास में सम संख्या है कि नहीं, तो सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर जल्दी से बताएंगे कि 1 3 8 यानी कि 138 एक सम संख्या है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे। अगर सम संख्या है तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं है तो एन टाइप करेंगे जल्दी से। ठीक है, यानी कि आप कहोगे सर बहुत ही आसान सवाल था, सर इसके अंत में तो कितना था। सर आप कहोगे सर इसके अंत में तो 8 था। और सर जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 या 8 में से कोई एक संख्या आ जाती है, सर वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विषम संख्याओं की। सर विषम संख्या कौन सी होती है। सर ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 1 3 5 7 या 9। सर ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 1 3 5 7 या 9 में से कोई संख्या आ जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी विषम संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बताइए कि क्या हमारे पास में 8 4 3 843 एक विषम संख्या है तो y टाइप करें। और अगर 843 एक विषम संख्या नहीं है तो n टाइप करें। अगर 843 एक विषम संख्या है तो y टाइप करें और अगर 843 एक विषम संख्या नहीं है तो n टाइप करें। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो कि सर ये विषम संख्या है, क्यों? क्योंकि आपने कहा सर इसके अंत में कितना है। सर इसके अंत में 3 है और वो सभी संख्याएं जिनके अंत में 1 3 5 7 या 9 आता है, सर वो विषम संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं हम प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं की। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए। आप कहोगे सर ऐसी संख्याएं, सर ऐसी संख्याएं जो किससे विभाज्य हो जाए। सर या तो वो 1 से भाग हो जाए, सर कोई भी संख्या n अगर वो 1 से भाग होती है और सर कोई भी संख्या n वो अपने आप से भाग होती है, तो सर हम इस तरह की संख्याओं को कहते हैं कि संख्या कौन सी, हमारी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। यानी कि सिर्फ वो 2 ही नंबर से भाग होनी चाहिए, एक तो 1 से और एक अपने आप से, और किसी भी संख्या से वो भाग नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अगर हम बात करें, अगर आप 1 से लेकर 15 तक की गिनती लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद आपने लिखा 11 12 13 14 15। आप हमें बताएंगे एक के बारे में। आप कहोगे सर एक तो एक से ही भाग होता है, यानी कि हमें कम से कम हमें क्या चाहिए, हमें 2 ही संख्या चाहिए जिससे वो भाग हो जाए। तो एक तो एक से ही भाग होता है, तो 2 संख्या तो ये है नहीं जिससे भाग होता है, तो आप कह दोगे एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम बात करें 2 की, आप कहोगे हाँ सर 2 तो एक से भी भाग हो जाता है और 2 2 से भी भाग हो जाता है, तो आप कहोगे सर 2 एक हमारी अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से सर 3 1 से भी भाग हो जाता है और 3 3 से भी भाग हो जाता है, आप कहोगे सर 3 क्या है हमारे पास में, अभाज्य संख्या। लेकिन पर 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? आप कहोगे सर इसमें 1 से भाग हो जाता है, सर 4 से भाग हो जाता है, लेकिन पर ये संख्या सर 2 से भी भाग हो जाती है, इस वजह से 4 क्या नहीं है हमारे पास में, 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को। अब 5 की बात करो तो आप कहोगे सर ठीक है, सर 1 से भाग होता है 5 और 5 से भाग होता है, यानी कि 5 भी हमारी एक अभाज्य संख्या है। अगर हम 6 की बात करें तो आप कहोगे सर 6 तो देखो किससे भाग हो जाता है, 1 से भाग होता है, सर 2 से भी भाग हो जाता है, सर 3 से भी भाग हो जाता है, यानी कि सर 6 तो 1 से भी भाग हो जाता है, सर 2 से भी भाग हो जाता है और 3 से भी भाग हो जाता है, और सर 6 6 से भी भाग हो जाता है। तो सर ये तो बहुत सारी संख्याओं से भाग हो रहा है, हमें तो वैसी ही संख्याओं को अभाज्य संख्या कहना है जो 1 से और खुद से भाग होती है, 1 से और खुद से। तो सर ये हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आप कहोगे सर 7 7 एक अभाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि सर 1 से भाग होती है और अपने आप 7 से भाग होती है। अगर हम बात करें 8 की तो आप कहोगे सर 8 तो 1 से भाग हो जाता है, सर 2 से भी भाग हो जाता है, 4 से भी भाग हो जाता है, यानी कि आप कहोगे सर 8 एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरीके से 9 में तो देखो 1 से भाग हो जाता है, 3 से भाग हो जाता है, तो आप कहोगे सर 9 भी हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं है। इसी तरह सर 10 में तो देखो 1 से भाग हो जाता है,
2 से भाग हो जाता है, 5 से भाग हो जाता है और 10 से भी भाग हो जाता है। आप कहोगे सर 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब कौन सी बचेगी हमारे पास में? आप कहोगे सर 11। 1 से भाग होता है और 11 से भाग होता है, 11 हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से सर 13 हमारे पास में एक अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी संख्या है सर ये हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें अभाज्य संख्या में ये याद रखना था कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर? वो 2 होती है। कौन सी होती है? 2। और अगर आपसे पूछी जाए कि एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या, एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या हो, तो आप क्या कहोगे उसको? आप कहोगे सर वो भी हमारे पास में कौन है? वो भी 2 ही है। सम अभाज्य संख्या वो भी कौन है हमारे पास में सर? वो भी 2 ही है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सभी विषम होती है। इतना सभी को क्लियर है? अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें क्लियर है। और शिवानी बच्चे आप भी बताना कि आपको भी समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चे। ठीक है, यानी कि काफी सारे बच्चों को समझ में आ गया है और सभी ने वाई टाइप करके भेज दिया कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, हम अगर बात करें भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? आप कहोगे सर भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सर 1 से भाग हो जाए, सर खुद से भाग हो जाए और किसी तीसरी संख्या से भी भाग हो जाए। यानी कि किसी अन्य संख्या से भी क्या हो जाए? किसी अन्य संख्या से भी वो भाग हो जाए। अब देखो हमें कम से कम कितनी चाहिए? आप कहोगे सर कम से कम 3 संख्या होनी चाहिए जिससे हम भाग कर सके। जैसे कि सर अगर हम देखें 1 से लेकर 15 तक की गिनती लिखी हुई है, सर एक तो 1 से भाग होता है, सर ये 3 संख्याओं से भाग नहीं होता। अगर सर हम 2 को देखें तो सर ये 1 से भाग होता है और 2 से भाग होता है। सर इसमें हमें कम से कम 3 संख्याएं देखनी है जो भाग कर सके। इसी तरीके से सर 3 1 से भाग होता है, 3 से भाग होता है। तो आप कहोगे सर 4 को देखो, आप कहोगे सर 4 को देखो, 1 से भाग होता है, 4 से यानी कि खुद से भाग होता है और 2 से भी भाग हो जाता है। तो आप कहोगे सर 4 क्या है हमारे पास में? आप कहोगे सर 4 एक हमारे पास में भाज्य संख्या है। इसी तरीके से 6 हमारे पास में कौन है? एक भाज्य संख्या है। 8 कौन है? एक भाज्य संख्या है। 9 कौन है? एक भाज्य संख्या है। 10 कौन है? एक भाज्य संख्या है। यानी कि वो सभी संख्याएं जो 1 से भाग होती हैं, खुद से भाग होती है और इसके अलावा अन्य किसी संख्या से भाग होती हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि अब आपको याद रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? आप कहोगे कि सर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। कौन सी होती है? 4 होती है। इतना क्लियर हो गया सभी को? अगर क्लियर तो जल्दी से वाई टाइप करो और फिर हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जल्दी से। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पढ़ना शुरू किया था और संख्या रेखा में हमने कुछ चीजें सीख ली थी। कुछ चीजें सीख ली थी उसको हम जल्दी जल्दी सीखते हैं। देखिए संख्या रेखा आखिर होती क्या है? आप कहोगे सर एक ऐसी रेखा, सर ये रही रेखा, सर एक ऐसी रेखा जो दोनों दिशाओं में तो अनंत तक जाती है। दोनों दिशाओं में कैसे जाती है? वो अनंत तक जाती है। और सर संख्या उसके ऊपर लिखी होती है क्योंकि सर इसका नाम ही क्या है? संख्या रेखा है। तो एक ऐसी रेखा सर जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है और उसके ऊपर संख्याएं लिखी होती हैं। जैसे कि अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो सर हम इसको संख्या रेखा कहेंगे, बिल्कुल संख्या रेखा कहेंगे। लेकिन पर हमने इस संख्या रेखा पर हम जानते हैं कि जो लिखा है 1 2 3 4 5, सर हमने सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखा है। क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्या को। क्या संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याओं को लिख सकते हैं? आज हम इस क्लास में सारी चीजें सीखेंगे। हम बस इतना सीख गए कि संख्या रेखा क्या होता है। सर एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर संख्याओं को लिखा जाता है उनके क्रम में। जैसे कि सर 1 के बाद में हमने 2 लिखा, 2 के बाद में हमने 3 लिखा, 3 के बाद में 4 लिखा, 4 के बाद में 5 लिखा और 5 के बाद में 6 लिखा। यानी कि उनके क्रम में ही हम उनको लिख रहे हैं। जैसे कि आप कहोगे सर हमने पूर्ण संख्याएं सीखी थी और पूर्ण संख्याओं में सर पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से लिखते थे और सर ये होती थी 0 1 2 3 4 और सर ये जाता था अनंत तक। यानी कि एक से भी छोटा कोई है, कौन है वो? 0। तो वो एक से पहले ही आएगा 0, वो एक के बाद नहीं आ सकता क्योंकि हमें जितने भी संख्याएं लिखनी होती है वो उनके क्रम में लिखनी होती है। इतना क्लियर है सभी को? चलिए अब हम संख्या रेखा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए आप कहोगे कि सर संख्या रेखा क्या होती है? हमने आपको पहले बता दिया कि जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, यानी कि जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को दर्शाते हैं या निरूपित करते हैं तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो उस रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है। और संख्या रेखा पर हम संख्याओं को उनको क्रम के अनुसार लिखते हैं।
यानी कि क्रम के अनुसार का मतलब क्या है कि जैसे भी आपने समझा सर प्राकृतिक संख्या को n से दर्शाते हैं, और सर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 अनंत तक होती है, तो सर ये क्रम में ही आएगा। क्रम का मतलब है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। सर हमने ये भी सीखा है कि सर पूर्ण संख्या को W से दर्शाते हैं, और सर ये होता है 0 1 2 3 4, तो ये भी अनंत तक जाता है। तो हमने एक चीज और सीखी कि सर 1 से पहले 0 होता है, तो जब हम संख्या रेखा बनाएंगे तो हम क्रम का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि 0 कभी 1 के बाद ना आए, वो हमेशा 1 से पहले ही आए। ठीक है, इतना क्लियर था सभी को? देखिए, जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो सबसे पहले हम 0 को अंकित करते हैं। सबसे पहले हम किसको अंकित करते हैं? 0 को। तो संख्या रेखा बनाने के लिए मान लेते हैं हमने ये एक रेखा बनाई, ये रही सर रेखा, और सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके ऊपर? आप कहोगे सर सबसे पहले हम किसको अंकित करेंगे? सर सबसे पहले हम 0 को अंकित करेंगे, मान लेते हैं 0। उसके बाद 0 के दाएं ओर एक अन्य बिंदु अंकित कीजिए और इसे 1 नाम दीजिए। यानी कि दाईं ओर आप जानते हो सीधे हाथ की तरफ, भाई ये 0 है। अब आप कहोगे सर इस 0 ने इस लाइन को 2 हिस्सों में बांट दिया, इस 0 ने इस लाइन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तो सर 0 के उल्टे हाथ की तरफ LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, और सर एक RHS यानी कि राइट हैंड साइड सीधे हाथ की तरफ। अब आप जब सीधे हाथ की तरफ नंबरों को लिखोगे तो 0 की तरफ जब आप एक नंबर लिखोगे तो आप उसके लिखे आगे लिखोगे 1। क्या लिखोगे आप? उसके आगे 1 लिखोगे सीधे हाथ की तरफ। यानी कि अब आपको पता लग गया, जब आप 0 से सीधे हाथ की तरफ नंबर लिखोगे तो एक एक बढ़ाकर लिखोगे। भाई 1 के बाद कौन आता है? आप कहोगे सर 1 के बाद तो 2 आता है। भाई 2 के बाद कौन आता है? आप कहोगे सर 2 के बाद तो 3 आता है। 3 के बाद कौन आता है? 4 आता है। यानी कि 0 से सीधे हाथ की तरफ आप अंकों को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे। इतना क्लियर है सभी को कि 0 के बाद हम अंकों को सीधे हाथ की तरफ, यानी कि 0 के दाईं ओर सीधे हाथ की तरफ अंकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि सर हम इन अंकों को लिखकर यहाँ क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आपने यहाँ पर अंक लिखने शुरू किए हैं तो हम क्या करेंगे? आपने कहा सर आपने 2 अंक लिख लिए, एक तो 0 लिख लिया और एक लिख लिया। अगर आपको इससे कोई पूछने लगे कि 0 और 1 के बीच की कितनी दूरी है, भाई आपसे कोई पूछ लगे 0 और 1 के बीच की कितनी दूरी है, तो आप कहोगे एक मात्रक दूरी है, यानी कि 1 यूनिट डिस्टेंस है, यानी कि एक मात्रक दूरी है। अब ये मात्रक दूरी कुछ भी हो सकता है। भाई मात्रक दूरी का मतलब है कि आप कह सकते हो यहाँ पर क्या है हमारे पास सेंटीमीटर हो सकता है, भाई 0 से लेकर एक कुछ सेंटीमीटर। क्योंकि आप जानते हो जब आप SST पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, भाई आप SST पढ़ते हो ना, सामाजिक विज्ञान, तो जब सामाजिक विज्ञान में भूगोल के बारे में पढ़ते हो, ज्योग्राफी के बारे में, तो आप एक भारत का नक्शा बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कुछ इस तरीके से करके आप भारत का नक्शा बना देते हो। और देखो यहाँ पर आप कहते हो कि सर यहाँ पर तो हमारा कश्मीर है, और यहाँ पर आप बताते हो कि सर यहाँ पर हमारा दिल्ली है। तो क्या इतनी सी दूर है कश्मीर और दिल्ली के बीच में? इतनी दूरी है? नहीं, क्योंकि आपने इसको स्केल अप किया हुआ है। यानी कि आपने तो सिर्फ क्या बताया है, लेकिन पर आप जानते हैं ना मैप के ऊपर दूरी लिखी होती है कि यहाँ पर इतने किलोमीटर या फिर इतने 100 किलोमीटर, तो इतनी सी दूरी को हम किलोमीटर के अंदर बताते हैं। इसी तरीके से हम कहेंगे सब दो बिंदुओं के बीच की दूरी मात्रक दूरी होगी, और वो मात्रक हम जो भी मानेंगे वो मान लेंगे। जैसे कि आप मैथ में सवाल हल करते वक्त मान लेते हो कि 2 शहर है A और B, और इनके बीच की दूरी है 300 किलोमीटर, तो आप लिख देते हो यहाँ पे 300 किलोमीटर। यानी कि आपने काय को कितना मान लिया? किलोमीटर। क्या A और B इतनी सी दूरी को आप किलोमीटर में बोल सकते हो, और वो भी 300 किलोमीटर नहीं, बट माना है ना आपने, यानी कि इसी को हम बोलते हैं मात्रक। ठीक है, चलिए, तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारे पास में, यानी कि उनके जो बीच की दूरी होती है वो एक मात्रा। कौन से दो बिंदु? जो लगातार वाले बिंदु होते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में अगर पूछा जाए कि बताइए 1 और 2 के बीच में कितनी दूरी होगी, तो आप कहोगे सर जो भी दूरी होगी वो एक मात्रक की दूरी होगी। भाई 2 से 3 के बीच की दूरी कितनी होगी? आप कह दोगे सर ये भी एक मात्रक की होगी, क्योंकि आप 2 से 3 के बीच की दूरी पूछ रहे हो। लेकिन पर कोई अगर आपसे पूछने लगे, अगर कोई आपसे पूछने लगे कि बताइए भाई हमारे पास में तो दूरी 1 से लेकर 3 तक की पूछी जा रही है, 1 से लेकर 2 नहीं, 1 से लेकर 3, तो अब आप उसको एक मात्रक दूरी नहीं बोल सकते। अब आप उसको क्या नहीं बोल सकते? एक मात्रक दूरी नहीं बोल सकते, क्योंकि जो आपके बिंदु हैं वो लगातार बिंदु नहीं है, उनके बीच में कुछ गैप है, यानी कि उनके बीच में कुछ खाली स्थान है, कुछ और अंक है, इसलिए अब आप उसको क्या नहीं बोल सकते? एक मात्रक की दूरी नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए आज हम सीखते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो आपने कहा सर इतनी तो चीजें समझ में आ गई है, यानी कि इसी रेखा पर एक के दाईं ओर अगर हम एक मात्रक दूरी और चलें तो हम उस बिंदु को क्या कहेंगे? उस बिंदु को हम 2 कहेंगे। क्योंकि सर सबसे पहले हमने एक सीधी रेखा खींची, सर उस रेखा के ऊपर सबसे पहले हमने क्या करा? सर सबसे पहले हमने 0 को दर्शाया, 0 के बाद में सर हम उसके दाईं तरफ गए, यानी कि सीधे हाथ की तरफ गए,
और सर हमने 1 को दर्शाया। और अगर हम 1 से दाईं तरफ जाएंगे 1 मात्रक की दूरी पर, तो अगला बिंदु हमारे पास में कौन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 2 यूनिट डिस्टेंस बोल सकते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए इसी प्रकार संख्या रेखा पर एक एक मात्रक दूरी बिंदुओं को, यानी कि एक एक मात्रक की दूरी पर, जैसे कि भाई आपने कहा 0 से 1 मात्रक की दूरी पर 1 है, फिर आपने कहा 1 से 1 मात्रक की दूरी पर 2 है, 2 से 1 मात्रक की दूरी पर 3 है, 3 से 1 मात्रक की दूरी पर 4 है, और 4 से 1 मात्रक की दूरी पर कौन है? 5 है। यानी कि इसी प्रकार संख्या रेखा पर एक एक मात्रक दूरी पर बिंदुओं को 3, 4, 5 से नामांकित करते रहिए। और आप जानते हो कि संख्याएं कभी खत्म नहीं होती, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया है कि 5 के बाद में 6 आएगा, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9। इस तरीके से संख्या क्या रहेंगी? आगे चलती रहेंगी। ठीक है, अतः संख्या रेखा पर दाईं ओर हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। पूर्ण संख्या आप जानते हो सर, पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सर हम नहीं बता सकते कौन सी होती है, क्योंकि संख्या अनंत तक जाते हैं। इस वजह से सर दाईं ओर हम कहां तक जाएंगे? सर दाईं ओर हम अनंत तक जाएंगे। ठीक है, हम कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आपने अपनी संख्या रेखा पर बिंदु कहां से दर्शाना शुरू किया था? 0 से। और आप कहां तक जा रहे हो? आप अनंत तक जा रहे हो। भाई 0 से दर्शाकर आप अगर अनंत तक जा रहे हो, तो इस संख्या रेखा को आप क्या कह सकते हो? इस संख्या रेखा को आप पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा भी कह सकते हैं। कि जो संख्या रेखा है, कि ये जो नीचे दिखाई गई संख्या रेखा है, ये पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है। किसके लिए? ये पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है। ठीक है, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे, क्या आप बता सकते हो बिंदु 1 और 4 के बीच में कितनी दूरी है? आपने कहा सर ये लो 1 मात्रक, तो हम यहाँ आ गए सर 1 मात्रक, फिर हम यहाँ आ गए, यानी कि सर 2 मात्रक हो गए, फिर 1 मात्रक यहाँ आ गए सर 3 मात्रक हो गई, और यहाँ पर आ गए सर 4 मात्रक। आप कहोगे सर 1 मात्रक, 2 मात्रक, 3 मात्रक, 4 मात्रक। सॉरी, 1 और 4 के बारे में पूछा गया, सॉरी 1 से 4, तो आपने कहा सर 1 मात्रक, 2 मात्रक और 3 मात्रक। यानी कि सर बिंदु 1 और 4 के बीच में जो दूरी है सर वो 3 मात्रक है। कितनी है वो सर हमारे पास में? 3 मात्रक। बिंदु 1 और 4 के बीच की जो दूरी है सर वो हमारे पास में कितनी है? हम कह देंगे सर वो 3 मात्रक की दूरी है। अब देखो, या तो हम ऐसे जंप करके जाएंगे, अगर हम जंप करके जाएंगे लेकिन पर कोई हमसे पूछने लगे कि बताइए बिंदु 7 और बिंदु 308 के बीच में कितने मात्रक की दूरी है, तो क्या आप संख्या रेखा बनाओगे और उस पर कूदते हुए जाओगे? नहीं, आप कहोगे सर अगर हमारे पास में अंक बड़े आ जाएंगे, अगर सर हमारे पास में अंक बड़े आ जाएंगे, जैसे कोई कहने लगे कि बताइए 1605 और बताइए हमारे पास में 1807 के बीच में कितने मात्रक की दूरी है, तो हम क्या करेंगे बच्चे? तो क्या हम जंप करेंगे? क्या हम कूद कूद के जाएंगे? नहीं, आप क्या कहोगे कि सर हम अपने दाईं तरफ जो बड़ा वाला नंबर है उसको उसमें से घटा देंगे छोटे वाले नंबर को। जैसे कि सर हमने 4 में से घटा दिया किसको? 1 को, तो हम कह देंगे सर हमारे पास में जो दूरी है वो 3 मात्रक की दूरी है। इसी तरीके से अगर सर आपने हमसे पूछ ही लिया है कि सर 1605 और 1807 के बीच में जो दूरी होगी वो कितने मात्रक की होगी, तो आप कह दोगे सर बड़ी संख्या में से हमने छोटी संख्या को घटा दिया, और जो सर दूरी होगी वो कितनी हो गई? 202। यानी कि आपने कहा सर 202 मात्रक। कितनी हो गई? 202 मात्रक की दूरी। और अगर आप सर यहाँ पूछोगे 308 और 7 के बीच में, तो हम कह देंगे सर 301 मात्रक के बीच की दूरी है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं और सभी बच्चे हमें बताएंगे जल्दी से। देखिए, आप सभी बच्चे हमें बताओगे कि बताइए बताइए हमारे पास में जो दूरी है 389 से लेकर, क्या आप बता सकते हैं बिंदु, क्या आप बता सकते हैं कि बिंदु 389 से लेकर के 389 और बिंदु 481 के बीच की दूरी कितनी होगी? क्या आप बता सकते हैं बिंदु 389, बिंदु 389 और 481 के बीच की दूरी कितनी होगी? जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे। भाई देखो, चैट सेक्शन में अंदर लिखकर भेज देना, चैट सेक्शन के अंदर कि सर हमारा तो एक आंसर आ रहा है। जैसा कि आप सभी ने अभी सीखा भी था। भाई क्या करेंगे हम बड़े वाले बिंदु में से छोटे वाले बिंदु को सर घटा के बताएंगे, क्योंकि कूद कूद के जंप करके तो नहीं जाएंगे। आपने कहा सर कैसे घटाएंगे? आपने लिखा सर बड़ी संख्या 481 लिखी, सर छोटी संख्या 389 लिखी, और सर हमने घटाना शुरू किया। कैसे घटाएंगे?
आपने कहा सर एक में से 9 तो नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर से नीचे घटाते हैं। आपने कहा सर पड़ोस वाली संख्या में से हमने एक क्या कर लिया, बोरो ले लिया, उधार ले लिया। तो सर ये तो हमारे पास में 11 हो गया, और सर ये हमारे पास में कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है सर, 11 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे पास में, सारे 11 में से 9 गए तो 2 बचे। सर 7 में से 8 नहीं जा सकते, अब क्या करें, जब 7 में से 8 नहीं जा सकते तो आपने 4 से फिर से बोरो ले लिए, तो ये 17 हो गया। और जब 17 में से 8 घटाया तो कितना बचा हमारे पास में, सर 17 में से 8 घटाया तो हमारे पास में 9 बचा। कितना बचा, 9। तो आप कहोगे कि सर हमारे पास में जो दूरी है वो कितनी है, आप कहोगे सर जो दूरी है वो हमारे पास में 90 2 92 मात्रक की दूरी है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर है सभी को तो हम एक बार जल्दी से आगे चलते हैं फिर। चलिए सभी चैट सेक्शन में वाई टाइप की, ठीक है। देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, यानी कि अब हमें एक नई चीज सीखनी है कि कौन दाई तरफ होगा और कौन बाई तरफ। जैसे कि आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि 7 संख्या रेखा पर 4 के दाई तरफ आएगा या फिर बाई तरफ आएगा। यानी कि अब आपको यह बताना है जो 7 है, जो 7 है वो 4 से कहां पर आएगा। तो आपने कहा सर एक संख्या रेखा बना लेते हैं, लीजिए सर संख्या रेखा बना ली। सर संख्या रेखा पर सबसे पहले हम 0 को दर्शाएंगे। तो ये रहा, हमने 0 को दर्शा लिया। इसको दर्शा लिया हमने, हमने 0 को दर्शा लिया। अब हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। अब आप कहोगे सर संख्या रेखा में हमसे पूछा गया है कि 7 4 के कहां पर आएगा। आपने कहा सर ये रहा 4, और 7 कहां पर आएगा, इसके दाईं ओर, यानी कि आप कहोगे सर राइट हैंड साइड की तरफ। लेकिन पर क्या हर बार अगर कोई बिंदु हमसे पूछा जाएगा तो क्या सर हम संख्या रेखा को बनाकर ही बताएंगे कि दाएं तरफ आएगा या बाएं तरफ आएगा? नहीं, हमें हर बार नहीं बनाना। इस बार तो छोटी सी संख्या थी तो सर हमने बनाकर दिखा दिया। देखिए अगर आपसे कोई बिंदु पूछा जाए कि कोई कहां पर आएगा, सीधे हाथ की तरफ आएगा या उल्टे हाथ की तरफ आएगा, तो हम कैसे पहचानेंगे? देखिए सबसे पहले पहचानने के लिए आप क्या करोगे, आपको देखो इतना पता होना चाहिए, कितना पता होना चाहिए कि जैसे कि आप इस तरीके का चिन्ह भरते हो। जैसे कि आपने कहा सर ये चिन्ह है हमारे पास में, और अगर आपसे पूछा जाए, सर बच्चे ध्यान से देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है, और बताइए कि इसके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, पहला वाला चिन्ह आएगा या दूसरा वाला चिन्ह आएगा या तीसरा वाला चिन्ह आएगा या चौथा वाला चिन्ह आएगा? चलो 3 तक ही बताओ, कौन सा चिन्ह आएगा इसके बीच में, पहला दूसरा तीसरा चौथा? सभी बच्चे बताएंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा। आप कहोगे सर इसके बीच में ये वाला चिन्ह आएगा, क्योंकि जिस तरफ चोंच खुली होती है उस तरफ बड़ा नंबर होता है, और जिस तरफ सर चोंच बंद होती है उस तरफ छोटा नंबर होता है। और सर 4 जो है 5 से छोटा है, 4 जो है 5 से छोटा है। यानी कि अब आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है, क्या चीज, कि सर जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो किसी भी संख्या के सीधे हाथ की तरफ आती हैं, और जो उस संख्या से छोटी होती हैं वो उसके उल्टे हाथ की तरफ आती है। किस तरफ आती है, उल्टे हाथ की तरफ। जैसे कि हम अब हम आपसे पूछें कि बताइए कि जो 4, अगर हम आपसे पूछे कि बताइए जो 4 है वो 7 के किस तरफ आएगा, 4 बताइए, 4 7 के किस तरफ आएगा, 7 के किस तरफ आएगा, 7 के किस तरफ आएगा? तो अब आप क्या बताओगे कि उल्टे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की तरफ? यानी कि आप कहोगे सर जो 4 है वो 7 के उल्टे हाथ की तरफ आएगा। किस तरफ आएगा वो उल्टे हाथ की तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि बाईं ओर। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या को अगर पहचानना है सर, किसी भी बिंदु से अगर बड़ी संख्या होगी तो सर वो उसके सीधे हाथ की तरफ आएगी, और अगर सर किसी संख्या से छोटी होगी उस संख्या से तो वो उसके उल्टे हाथ की तरफ आएगी, यानी कि बाईं ओर है। इतना अगर सभी को क्लियर है तो चलिए हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। आपसे पूछा गया है, तो हमने आपका क्या कर दिया है बच्चे, चैट सेक्शन हमने आपका बंद कर दिया है, और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, सभी बच्चे बताएंगे कि संख्या रेखा पर 2, संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है? आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए एक संख्या रेखा है, मान लेते हैं कि एक संख्या रेखा, ये रही हमारे पास में एक संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा पर जब आप बिंदुओं को दर्शाओगे तो पूछा गया है संख्या रेखा पर 2, क्या पूछा गया है, 2 7 के किस ओर है? आपने कहा सर ये रहा 7,
अब 7 के किस ओर है, अगर छोटा है तो इस ओर होगा और बड़ा है तो वो इस ओर होगा। तो आप जल्दी से क्या कीजिए, इसको सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए सभी बच्चे। और देखो, अगर ये भी आप गलत कर रहे हो तो यानी कि कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें हैं आप लोगों के साथ में। आप चीजों को ध्यान से या तो सुनते नहीं हो या फिर आप जानबूझ के गलत करते हो। ठीक है, चलिए। सभी बच्चे, अभी काफी सारे बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। भाई इसमें सिर्फ इतना ही तो सोचना है कि जो 2 है वो 7 के किस ओर स्थित है। भाई 7 देखो और बताओ कि 2 7 के कौन सी तरफ होगा, उल्टे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की तरफ। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड है। 5, 4, 3। हो हो सकता है सकता है हमारी आवाज हमारी नहीं आ रही हो। आवाज। अच्छा, एक बार टाइप कीजिए, अच्छा, एक बार आवाज टाइप आ रही है कि कीजिए, नहीं आ रही आवाज है। आ रही है। जी सर। सर अब आ रही है। ठीक है, तो जो पास में वो सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से आइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। बट अब चैट सेक्शन ऑन हो गया, वो अपना बंद हो गया था किसी तरीके से, तो जल्दी से आप अपना आंसर भेजिए। ठीक है, अब बच्चों का आंसर आने लगा है। ठीक है, ठीक है, अब बच्चों का आंसर आने लगा है। चलिए, अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, यानी कि यहाँ बच्चों ने सही आंसर भेजा है, लेकिन पर पोल सेक्शन में क्या करते हो, गड़बड़ क्यों करते हो आप ये बताइए। देखिए, आप ऐसा कोई सवाल ही नहीं समझ में आया हो। अगर कोई बच्चा ऐसा कोई सवाल ही समझ में आया कि किसके बारे में पूछा जाए, देखिए आपसे पूछा जाए संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है, यानी पहले आपने 7 लगाया और 7 के बाद से पूछा है कि 2 किस ओर स्थित है, और आप जानते हो कि सर 2 तो इससे छोटा है, और जो संख्या छोटी होती है वो उल्टे हाथ की तरफ आती है। वो किस तरफ आती है, उल्टे हाथ की तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बाई ओर आती है। यानी कि इसका तो बी ऑप्शन सही होगा। इसका तो क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा कि जो 2 है वो 7 के बाई ओर स्थित है। कोई बच्चा ऐसा है कि जिसने ये सोचकर आंसर दिया था पोल सेक्शन के अंदर कि सर पहले मैंने 2 को लिखा और अब मैं बता रहा हूं कि जो 7 है वो इसके दाईं ओर स्थित है। बताइए जरा एक बार, अपना माइक ओपन करके बच्चे बताइए किन बच्चों ने ये लाल वाला आंसर किया था, क्योंकि पोल सेक्शन में ज्यादातर बच्चों ने तो आंसर ए ही दिया था। आप समझ रहे हो ना कि गलती कहां पर है। आपसे पूछा क्या गया है और आप जवाब क्या दे रहे हो, यानी कि आपसे पूछा गया था 2 के बारे में कि बताइए संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है। आप कि 7 2 के किस ओर स्थित है, बच्चे गलत है। और हमने आपसे पूछा भी था डायग्राम बनाकर, तो इस तरह होगा या इस तरह होगा। ठीक है, यानी कि पहले आपको अच्छे समझना है, तब आपको अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि और कुछ भी बता दिया, तो अच्छे से सोच समझ कर अपना वोट करना है। तो इसका सभी को सही समझ में आंसर आ गया है कि जो संख्या रेखा है, कि अगर आप एक संख्या रेखा बनाओगे तो पूछा गया कि बताइए संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है, तो आपने कहा सर ये रहा 7, और जो सर 2 होगा वो उल्टे हाथ की तरफ होगा, यानी कि सर लेफ्ट हैंड साइड बाई ओर होगा। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि इसका आंसर तो बी सही है। देखिए, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर क्या हम संख्या रेखाओं पर केवल पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं। बताइए,
क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं? अगर पूर्ण संख्या को ही निरूपित कर सकते हैं तो y टाइप करें। और अगर किसी बच्चे को लगता है नहीं सर हम इसके अलावा भी संख्या रेखा पर कुछ दर्शा सकते हैं, तो वो n टाइप करे, या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कि हम क्या दर्शा सकते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा, माइनस की रकम। हाँ, या कि हम माइनस सर माइनस के नंबर दर्शा सकते हैं हम। की संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? माइनस के नंबर को भी हम माइनस की संख्या को दर्शा सकते हैं। तो पहले माइनस की संख्याओं के बारे में थोड़ा सा सीख ले रहे हैं। देखिए, सभी ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि जितनी भी माइनस की संख्याएं होती हैं सभी जीरो से छोटी होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि माइनस के 111 और पूछा गया कि यहाँ पर है जीरो, बताइए कि कौन सा चिन्ह आएगा? बताइए, पहला वाला चिन्ह आएगा, या फिर दूसरा वाला चिन्ह आएगा, या फिर तीसरा वाला चिन्ह आएगा? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, क्योंकि जानते हो जिस तरफ चोच होती है उस तरफ छोटा नंबर होता है, और जिस तरफ खुला हुआ होता है उस तरफ बड़ा नंबर होता है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर चैट सेक्शन में आने लगा है कि सर पहले वाला ट्रू है, यानी कि सर आप ऐसे लगा दो कि सर जो जीरो है वो माइनस के 111 से बड़ी है। सर ये बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है 111, लेकिन पर क्या करें सर, ये माइनस का है और माइनस की संख्याएं जीरो से छोटी होती है, यानी कि सर ये रहा नंबर। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो आप कहोगे सर जितनी भी माइनस की संख्याएं होती हैं वो सर सभी क्या होती हैं, जीरो से छोटी होती है। अब वो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। अगर हम लिख दे माइनस में 1 लाख, अगर हम लिख दे माइनस में 1 लाख, माइनस में कितना लिख दिया हमने, 1 लाख, आप यही कहोगे सर ये किससे छोटा है? सर ये जीरो से छोटा। ठीक है, इतना क्लियर हो सभी को? चलिए, अब हम एक चीज सीख गए कि जितने भी माइनस की संख्याएं होती है वो जीरो से छोटी होती है, और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो जीरो के बाईं ओर आएगी। बाईं ओर का मतलब है कि वो जीरो के लेफ्ट हैंड पर आएगी, यानी कि आपने एक संख्या रेखा बनाया, यहाँ पर जीरो लिखा, तो जितनी भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होंगी वो सभी इसके किस तरफ आएंगी, दाईं ओर, यानी कि राइट हैंड की तरफ आएंगी। और जितनी भी जीरो से छोटी संख्याएं होंगी वो कौन सी संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती है, नेगेटिव नंबर्स, वो सभी जीरो के लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगी, यानी कि बाईं ओर आएंगी। ठीक है, और इसमें भी आप एक चीज देख रहे हो बच्चे, देख रहे हो, पर भी खड़े हो जाओ भाई, दो खड़े हो जाओ। और अगर आप सीधे हाथ की तरफ देखोगे तो संख्याएं बड़ी होंगी, माइनस के 2 में और माइनस के 1 में कौन बड़ा है? बताइए, क्या आवाज नहीं आ रही है बच्चों? एक सेकंड बच्चे, अभी आवाज आने लगेगी, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड, एक सेकंड। अब आप हमें सभी बच्चे बताएंगे क्या आप सभी को आवाज आ रही है? अब आप सभी बच्चे हमें बताएंगे क्या आप सभी को आवाज आ रही है? ठीक है, चलिए अब सभी बच्चे हमें बताएंगे जल्दी से, अब हमें सभी बच्चे बताएंगे एक बार जल्दी से कि सर माइनस के 2 और माइनस के 1 में कौन बड़ा है? बताइए, माइनस के 2 बड़ा है या फिर माइनस के 1 बड़ा है? कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताएगा? कोई भी बच्चा माइक ओपन करके बताएगा? ठीक है, एक बच्चे का आंसर आ गया सर, माइनस माइनस के के 1। 1 बड़ा है। ठीक है, क्यों बड़ा है? क्योंकि आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था हमें, क्या चीज बताई गई है आपको? आपको ये चीज बताई गई है
कि आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, आप भाई कहीं पर भी खड़े हो जाइए, और अगर आप उससे सीधे हाथ की तरफ देखोगे तो संख्याएं बड़ी मिलेंगी। जैसे कि आप सर यहाँ खड़े हो गए और आपने कहा सीधे हाथ की तरफ देखूंगा तो सर संख्याएं बड़ी होंगी, और अगर मैं उल्टे हाथ की तरफ देखूंगा तो संख्याएं छोटी होंगी। ठीक है, चलिए अगर आपसे कोई पूछने लगे, आपसे बच्चे यहीं पर ही हमें बताओगे, हम इसको साफ कर देते हैं सारी चीज को। हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, लिखा है माइनस के 5000 और लिखा है माइनस के 499, बताइए कौन बड़ा है, बताइए कौन बड़ा है। सर कोई भी माइनस बच्चा, के 499। माइनस के 499 बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? क्योंकि आप जानते हो कि सर हमारे पास में अगर देखा जाए तो माइनस के 1 और माइनस के 3 में कौन बड़ा है? आप कहोगे सर माइनस के 1 बड़ा है। यानी कि सर यहाँ पर किसका खेल नहीं है, सर यहाँ नंबर का खेल नहीं है। आप कहने लगो कि सर ये बड़ा नंबर है तो बड़ा होगा, नहीं, माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है। माइनस में क्या होता है, उल्टा होता है, ये आप याद रखें। क्योंकि जब आप इसको संख्या रेखा पर दर्शाओगे तो कैसे दर्शाओगे? आपने कहा सर यहाँ कहीं 0 होगा, यहाँ कहीं -1 होगा, चलते चलते सर पहले माइनस के 499 आएगा, फिर सर चलते हुए माइनस के 500 आएगा, और फिर चलते चलते सर कभी माइनस के 5000 आएगा। तो जब आप माइनस के 5000 पे देखोगे तो आपको माइनस के 499 सीधे हाथ की तरफ दिखाई देंगे, और आप कहोगे जो संख्याएं सीधे हाथ की तरफ होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं, बड़ी संख्या होती है। यानी कि आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर माइनस के 499 क्या है सर, बड़ा है। माइनस के 499 क्या है, बड़ा है। क्योंकि सर यह नंबर का खेल नहीं है सर, ये नेगेटिव नंबर्स है, तो यहाँ सर उल्टा चलता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब क्वेश्चन ये था कि क्या हम संख्या रेखा पर सर पूर्ण संख्याओं को ही दर्शा सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं सर, हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को नहीं, पूर्ण संख्याओं को नहीं, हम किसको दर्शा सकते हैं सर? संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को भी दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम पूर्णांकों को भी दर्शा सकते हैं, यानी कि हम इंटीजर्स को भी दर्शा सकते हैं, और ये सभी इंटीजर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। और हमने एक चीज और सीख ली सर साथ के साथ ही, कि सर जो संख्याएं हमारी 0 से बड़ी होती हैं सर ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और जो सर 0 से छोटी होती हैं सर वो नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्या होती है। और सर कौन सी संख्या बड़ी होगी कौन सी छोटी, कि अगर हमें संख्याएं सीधे हाथ की तरफ दिखाई देंगी RHS की तरफ तो बढ़ती हुई दिखाई देंगी, और अगर हम LHS की तरफ देखेंगे उल्टे हाथ की तरफ तो संख्याएं हमें घटती हुई दिखाई देंगी। इतना क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगर इतना क्लियर है तो एक चीज और देख लेते हैं हम। देखिए संख्या रेखा पर निरूपित संख्याओं के समूह को हम इंटीजर्स भी कह सकते हैं, और संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को नहीं हम पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं, और संख्या रेखा पर 0 के दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक आते हैं। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, यानी कि सारी चीज हमने पढ़ ली है, सिर्फ हमने आपको रिवीजन करा दिया है। चलिए अगर इतनी सारी चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप लोगों के सामने सवाल आ रहा है, आप इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। ठीक है, हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। चलिए आप लोगों के सामने क्या आ रहा होगा बच्चे, पोल सेक्शन आ रहा होगा। एक सेकंड, अगर नहीं आया तो बच्चे अभी आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 47 आप पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। एक सेकंड इंतजार कर सकते हैं सभी, और अगर अब आपको पोस्ट 47 मिल गया होगा तो अब आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर सकते हैं। थोड़ा देखो नेटवर्क डिले है बच्चे, माइक बंद प्लीज, हम बता दे रहे हैं थोड़ा नेटवर्क इशू है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि हम पोल सेक्शन ऑन कर रहे हैं पर वो थोड़ा देर में ऑन हो रहा है। हम चैट सेक्शन बंद कर रहे हैं वो थोड़ा देर में बंद हो रहा है, और हम चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं तो वो थोड़ा देर में ऑन हो रहा है। तो आप चीजों को समझ जाइए। आपके पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 47 आया होगा। अब आपको वोट करना है कि -2 संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो बताना है कि -2 कौन सा निरूपित होगा, A B C या D, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सभी बच्चे इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से। चलिए अभी काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे इसको जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड है, सिर्फ लास्ट के 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। देखो इतना आसान सवाल भी आप लोग नहीं कर रहे हो कि सिर्फ आपको -2 रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या ही सोल्व करोगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आपके पास में लास्ट 3 सेकंड है। 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है।
जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है कि ऑप्शन ए सही है। देखते हैं, आपसे पूछा गया कि आपको -2 को क्या करना है, निरूपित करना है। और आप जानते हो सर ये रही हमारे पास है संख्या रेखा, और सर संख्या रेखा पर 0 हमें दिखाई दे रहा है कि सर ये रहा 0। और जो संख्याएं सर 0 से बड़ी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, वो 0 के सीधे हाथ की तरफ आती हैं। और हम देख पा रहे हैं कि जो -2 है वो तो सर 0 से छोटा है क्योंकि एक नेगेटिव संख्या है, तो ये उल्टे हाथ की तरफ आएगा। आप उल्टे हाथ की तरफ देख पाओगे कि यह दिख रहा है सर -2, तो ऑप्शन ए हम लोगों का सही आंसर है कि जो -2 होगा वो ए होगा। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है। देखो ये तो बहुत ही आसान सवाल था। तो अब लोगों के सामने आपके सामने क्या है, दूसरा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 48। हमने आपका क्या कर दिया है, चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है 48 के लिए। तो सभी बच्चे जाइए जल्दी से सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। पूछा गया दी गई संख्या रेखा पर 3 इन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। भाई जो 3 होता है हमारे पास में 3, वो किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। और आपको नीचे एक संख्या रेखा दिखाई गई है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बच्चे इतना आसान सवाल भी नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकेंड्स हैं। इस सभी बच्चे लास्ट 10 सेकेंड्स में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है और अभी 6 बच्चे रहते हैं जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है। तो बच्चे जल्दी से अपना आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में 5 4 3 2 1। अभी रहते हैं बच्चे, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखो आपको हर बार समझाया जाता है कि आपको पोल सेक्शन में वोट करना बहुत जरूरी होता है। गलत हो चाहे सही हो, इस चीज को नहीं डरना है, नहीं शर्माना है। भाई कोई देखने नहीं आ रहा आप कैसे दिख रहे हो। तो आप इसको जल्दी से क्या करें, पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। भाई समझ में आ गया तो सही वोट करेंगे और नहीं आया तो आप गलत करेंगे। इससे तुम्हें पता लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया या दोबारा समझाना पड़ेगा। जल्दी से लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, जल्दी से। ठीक है, अब देखो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो चैट सेक्शन में आंसर भेजा है, मेरा गौतम, आप बच्चे अपना आंसर एक बार चेक कीजिए कि आपने सही ऑप्शन भेजा है कि नहीं भेजा है। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है दी गई संख्या रेखा पर, यानी कि नीचे आपको एक संख्या रेखा दी गई है, ये रही संख्या रेखा भाई। इस दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो बिंदुओं के बीच में स्थित है। आपने कहा सर 0, 0 के बाद में सर 1 यूनिट पे 1 आएगा, सर फिर 2 आएगा, सर फिर 3 आएगा, और फिर सर 4 आएगा, और सर फिर 5 आएगा। और अगर देखा जाए तो जो 3 है वो किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। आप कहोगे सर जो 3 है वो 2 और 4 के बीच में स्थित है, 2 और 4 के बीच में स्थित है। तो आप क्या कहोगे, भाई ऑप्शन ए सही है। आप क्या कहोगे कि ऑप्शन ए सही है। आप कहोगे नहीं सर, ऑप्शन ए तो गलत है, क्योंकि जो सर 3 है ना वो 2 और 4 के बीच में स्थित है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन बी सही है कि जो 3 है वो 2 और 4 के बीच में स्थित है। इतना क्लियर है वो सभी को। भाई वैसे भी अगर आप गिनती लिखते हो 1 2 3 4, तो 3 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। आप कहोगे 2 और 4 के बीच में स्थित है। इतना क्लियर हुआ सभी को। अगर क्लियर तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो, क्या आंसर समझ में आ गया हमें। ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर है। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, हमें बताएंगे कि जो 11 होता है, वो किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होता है। संख्या रेखा पर, मान लो इसी संख्या रेखा पर पूछ लिया जाए कि पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा पर जो 11 होगा वो किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगा। जल्दी से सब बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे
ठीक है सर, जो 11 होगा वो 10 और 12 के बीच में स्थित होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए अब सभी अच्छे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि हम पढ़ने वाले अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ने वाले हम? अभाज्य गुणनखंड। अभी हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखा था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। आप कहोगे सर अगर 1 से लेकर 11 तक संख्या लिखी जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो हम थोड़ा आगे लिख लेते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर हम सर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो सर हमने सीखा है, देखो एक की तो सर बात ही नहीं करेंगे सर, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है सर, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, उसके बाद में सर 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, और सर हमारे पास है 17 अभाज्य है, और सर हमारे पास में 19 अभाज्य है। यानी कि सर ये वो सभी संख्याएं हैं जो सर 1 से भाग होती है या फिर अपने आप से भाग होती है। क्लियर है भाई? अभाज्य संख्या वही तो होती है जो 1 से भाग होती है या फिर अपने आप से भाग होती है, वो किसी और संख्या से भाग नहीं होती। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे करते हैं। देखिए अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें गुणनखंड की, तो जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, यदि एक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, तो अभाज्य संख्याएं दिए गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ये सब चीज पढ़ के शायद समझ में ना आई हो आपको, लेकिन पर आप इसको एग्जाम्पल से जरूर समझोगे। एग्जाम्पल से कैसे? जैसे कि हमारे पास में 36 है। क्या है हमारे पास में? 36। अब आप क्या कर रहे हो, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख रहे हो। अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हो? आपने कहा सर जो 36 होता है ना सर, वो 2 गुणा 18 होता है भी 2 भाई 18 दूनी 36 होते हैं। कोई भी बच्चा बता देगा कि सर 2 गुणा 18, यानी कि सर 2 गुणा 18 लिख लो सर, या 36 को ऐसे लिख लो 18 दूनी 36 होते हैं। तो सर 2 तो एक अभाज्य संख्या होती है। सर 18 को कैसे लिख सकते हैं? सर हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं सर 9 दूनी 18, और सर ये वाला 2 हमने ऐसे लिख दिया। सर ये भी अभाज्य हो गया, सर ये भी अभाज्य हो गया। और हम जानते हैं कि सर हम 9 को ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? आप कहोगे सर 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 तिया 9, और ये कितना हो गया हमारे पास में? आप कहोगे सर 36 को हमने लिख दिया गुणा कर करके 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, और ये सभी संख्याएं कैसी हैं? आप कहोगे सर ये सभी संख्याएं अभाज्य 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 और अभाज्य। यदि किसी एक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, तो जो हमारे पास में अभाज्य संख्याएं दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सभी को? इतना क्लियर हो गया सभी को? एक बार अगर क्लियर तो वाई टाइप करिए जल्दी से। ठीक है, लेकिन पर एक चीज समझ में नहीं आई सर अगर ऐसे बड़ी संख्या आ जाए तो हमें तो नहीं पता हम इनको कैसे ब्रेक कर करके लिखेंगे। तो देखो उसके लिए हमें ना कुछ चीजें सीखनी होंगी। कुछ चीजें कैसे सीखनी होंगी? सब बच्चे सामने देखो, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, बहुत ही जरूरी काम है, मतलब बहुत ही जरूरी चीजें चल रही है, बहुत ध्यान से। लिखा है 60 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए भाई 60 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आप एक ऐसे लाइन लगाओगे, आपको आते होंगे, किसी को नहीं आते तो वो अच्छे से सीखेंगे, और फिर आप एक लाइन ऐसे लगाओगे। ठीक है, अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे सर 60 में तो इकाई का अंक कौन है? 0 है, और जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आता है सर, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। या फिर आप ऐसे भी याद रखोगे सर, जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है सर, वो 2 से भाग हो जाती है। क्या हो जाती है? वो 2 से भाग हो जाती है। ठीक है, तो अब आपने 2 से भाग किया 60 में। जब आप 2 से भाग करोगे 60 में, आपने कहा सर 2 तिया 6 कट गया सर, हमने 0 को नीचे उतारा। सर आपने ही सिखाया था कि ऊपर से उतारी गई संख्या कभी भी शेषफल नहीं बनती। आपने कहा सर 2 0 जा 0, और अब ये कट गया, यानी कि आपने कहा सर कितना आ गया? 30 आ गया। यानी कि 2 से भाग किया तो कोशेंट, यानी कि हमारे पास में भागफल कितना आ गया? 30 आ गया। अब आप फिर से कहोगे, क्या कहोगे? सर जो 30 आया है ना सर, इसके तो लास्ट में फिर से 0 है, और जिन संख्याओं के लास्ट में सर 0 2 4 6 8 आते हैं वो सम संख्याएं होती हैं, 2 से भाग हो जाती हैं। सर 2 से फिर से भाग कर दो 30 को,
तो हमारे पास में कितना आ जाएगा सर? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। अब आप कहोगे कि सर 15 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता, अब क्या करें? भाई 15 के बाद में क्या करना है आपको, मतलब 2 के बाद में क्या करना है? आपने एक चीज सीखी थी क्या चीज सीखी थी? कि सर जो हमारे पास में जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो आप 2 के बाद में 3 पे गए, आपने देखा 3 के पहाड़े में तो 15 आता है, आपने 3 से काट दिया, 3 पंजे 15, और 5 से काट दिया, 5 एकम 5, और जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए जब तक आपको उसको काटते हुए जाना। तो आप कहोगे जो सर 60 हो गया ना, सर वो कितना हो गया? इन सभी को हम गुणा के रूप में लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इतना सभी को क्लियर हो गया कि जो सर 60 है उसको हम ऐसे लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अगर क्लियर है तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चों को यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो वो एन टाइप करे या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए बच्चे। चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम आपसे एक संख्या के गुणनखंड और पूछ लेते हैं। पूछे? चलिए सभी बच्चे हमें बताएंगे। चलिए 48 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 48 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए सभी बच्चे। अब आपको 48 का आंसर ऐसे लिख के भेजना है चैट सेक्शन में कि सर 48, और बराबर लगा दो चाहे कोमा लगा दो, कि जो भी आपके इसके फैक्टर आ रहे हो आप उसको कोमा लगा के भेज सकते हो, या फिर अभी एक बच्चे ने आंसर भेजा था, टीना ने, वो काफी अच्छा उन्होंने आंसर भेजा था, चैट सेक्शन में लिख करके आप उस तरीके से भेज सकते हो जल्दी से। 48 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आप कहोगे सर 48 को हमने यहाँ पे लिखा है, सर 48 के लास्ट में 8 आता है, तो सर जिन संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो संख्या 2 से भाग हो जाती है, 2 से भाग कर दिया तो सर 24 आ गया। सर हमने फिर से 2 से भाग कर दिया क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, तो सर 12 आ गया। फिर से 2 से भाग कर दिया, सर 6 आ गया। फिर से 2 से भाग कर दिया तो सर 3 आ गया, और फिर हमने 3 से भाग कर दिया तो सर 1 आ गया। जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए हम लिखेंगे सर 48 बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इतना क्लियर है सभी को? तो वाई टाइप करें, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो एन टाइप करें या फिर माइक ओपन करके बताइए बच्चे। ठीक है, सभी को क्लियर है? चलिए एक संख्या और पूछ लेते हैं हम आपसे, 51। सभी बच्चे हमें बताएंगे 51, 51 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए सभी बच्चे जल्दी से। बच्चे जल्दी से 51 का करेंगे। चलिए जिस बच्चे का होता रहे वो चैट सेक्शन में अपना आंसर लिखकर भेजता रहे, या फिर कोई बच्चा ऐसा है जो माइक ओपन करके बताना चाहता है कि सर मैं माइक ओपन करके बताना चाहता हूँ, मुझे समझ में आ गया। कोई भी बच्चा जो माइक ओपन करके बताना चाहे। ठीक है, चलिए हम समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए आपने कहा सर सबसे पहले 51 को लिखेंगे, और सर 51 के अंत में तो सर 1 है, और सर 51 के अंत में कौन नहीं है? 0 2 4 6 8 नहीं है। तो सर हम अपना टाइम भी खराब नहीं करेंगे कि यहाँ पे सर 2 से भाग करें, क्योंकि हमें पता है सर 2 से वही संख्या के भाग होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है। ठीक है, फिर हम गए 3 के पास में, क्या ये संख्या 3 से भाग होगी? क्या कोई बच्चा कैसे बताएगा कोई भी संख्या 3 से कैसे भाग होती है? आप कहोगे सर अगर संख्याओं का योग, जैसे 51 में बात की जाए तो सर 5 + 1 कितना हो गया? 6, और 6 3 से भाग होता है, तो सर 51 भी 3 से भाग हो जाएगा। जैसे कि हमने लिखा 375, आपने कहा सर ये 3 + 7 + 5, सर कितना हो गया? 7 3 10 और 5 15, और सर 15 3 से भाग हो जाता है, इसलिए 375 भी 3 से भाग हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को
कि अगर हमें ये पता करना है कि कोई भी संख्या 3 से भाग होती है या नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, उस संख्याओं के अंकों का योग कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम जान गए कि सर 51 में तो संख्याओं के अंकों का योग कितना हो गया सर, 6 हो गया। तो सर ये 3 से भाग हो जाएगा, 3 से भाग के तो सर कितना आ गया, 17 आ गया। और 17 तो हम जानते हैं कि सर अगर 1 से लेकर 20 तक देखी जाए तो सर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, सर ये सभी क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो सर जो अभाज्य संख्या होती है वो खुद से ही भाग होती है, यानी कि 17 सर किसी से भाग ही नहीं होगा, 17 से भाग होगा। तो सर 17 एकम कितना हो गया, 17। यानी कि आप कहोगे सर जो 51 के अभाज्य गुणनखंड है वो 3 गुणा 17 ही है। इतना सभी को क्लियर हुआ? अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से y टाइप कर दें। ठीक है, हम आपको एक दो रूल और बता देते हैं। जैसे कि आपने 2 का रूल सीख लिया कि कोई भी संख्या 2 से कब भाग होती है, आपने 3 का रूल सीख लिया कि कोई भी संख्या 3 से कब भाग होती है। तो बच्चे आपने इसका और सीख लो 5 का, सिर्फ ये भी आपकी बहुत हेल्प करेगा कि कोई भी संख्या 5 से कब भाग होती है। तो आपने 5 का पहाड़ा देखा होगा सर, 5, 10, 15, 20 कुछ इस तरीके से चलता है। तो जिन संख्याओं के अंत में 5 आए या 0 आए, जिन संख्याओं के अंत में 5 आए या 0 आए, वही संख्याएं 5 से भाग होती हैं, बाकी संख्याएं 5 से भाग नहीं होती। सिर्फ वही संख्याएं 5 से भाग होती है जिन संख्याओं के अंत में 0 या फिर 5 आता है। इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यानी कि आप अभाज्य गुणनखंड सीख गए हो। तो आप एक काम कीजिए भाई, आप अभाज्य गुणनखंड सीख गए हो ना, तो टाइम वैसे हो गया है, बट अगर हम आपसे सवाल पूछना चाहें तो आप सवाल बताओगे अभी? ये बताइए पहले हमें चैट सेक्शन में वाई टाइप करके कि सवाल पूछ लीजिए सर। ठीक है, हम सवाल पूछ लेते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने अब कुछ सवाल आने वाले हैं, तो आपने हमें इन सवालों के जवाब बताना कि 18 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 49, जिसमें पूछा गया है कि जो 18 है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो। तो सभी बच्चे इसको सोल्व करें और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, सभी बच्चे जल्दी से। चलिए, अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, बहुत ही आसान सवाल है, जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1। अभी रहते हैं 2 बच्चे, जल्दी से उन्हीं के लिए रुके हम, जल्दी से 3 सेकंड और देते हैं। 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने आंसर भेजा है, लेकिन पर हिमांशी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हिमांशी दहिया के नाम से, उन्होंने ऑप्शन सी भेजा है। देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपसे पूछा है 18 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आपने कहा सर लो 18 का अभाज्य गुणनखंड। सर इसके लास्ट में तो कितना लिखा हुआ है? सर इसके लास्ट में तो 8 है, और जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो सभी संख्याएं 2 से भाग हो जाती है। आपने कहा सर 2 से भाग हो गया, 9 आ गया। भाई 9 कब से प्राइम नंबर होने लगा ये बताइए? प्राइम नंबर यानी कि अभी अभाज्य संख्या बताई थी 2, 3, 5, 7, भाई यही बताई थी। उसके बाद कौन सी बताई थी? 11, 13, 17, 19। तो आप कैसे कह सकते हो कि सर जिसमें 9 है वो एक अभाज्य गुणनखंड है? भाई ये तो हो ही नहीं सकता। सर जिसमें 6 है वो अभाज्य गुणनखंड है? हो ही नहीं सकता। जिसमें 18 है वो अभाज्य गुणनखंड है? हो ही नहीं सकता। भाई कैसे काम कर रहे हो आप लोग? अभाज्य गुणन का मतलब है संख्याएं तो अभाज्य हो। भाई आपने कहा सर 9 आ गया, तो अभाज्य संख्या 2 के बाद में कौन सी होती है? क्योंकि 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आता। आपने कहा सर 3 होती है, तो 3 से काटो तो सही, 3 तिया 9,
और 3 से काटा तो 1। आपको कहा था जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए जब तक काटते रहना है। यानी कि अब आप क्या कहोगे, ऑप्शन बी 2 गुणा 3 गुणा 3 हमारा सही आंसर है। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से y टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो n टाइप करे, या फिर वो अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर मेरे को यहाँ पर डाउट। जल्दी से, सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए ठीक है हिमांशी बच्चे, गलती से हो गया था, वेरी कोई बात नहीं। देखिए हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 को जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अभाज्य संख्याओं का ध्यान रखना, ठीक है? अभाज्य संख्याओं का ध्यान रखना है। तो हमें 70 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद में अपने जो भी आंसर आए ए बी सी या डी, उसको पोल सेक्शन के अंदर हमें वोट करना। भाई थोड़ा सा हिंट तो हम भी दे सकते हैं, जैसे 70 है, 70 के अंत में क्या है सर, 0 है, 2 से कटेगा ही कटेगा। भाई 2 से कटेगा ही कटेगा। चलिए सभी बच्चे इसको क्या करें, जल्दी से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बहुत ही कम बच्चों ने अभी तक रिस्पॉन्स किया है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हो भाई? आपको नहीं समझ में आया, फिर आप बहुत धीरे धीरे कर रहे हो। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बाकी बच्चे भी सोल्व कीजिए। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना शुरू कर दिया है, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अब आप लोगों के पास में लास्ट के 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में लास्ट के 5 सेकंड है, 5, अभी रहते हैं 3 बच्चे, 5 4, जल्दी से बच्चे, तीनों बच्चे जल्दी से वोट करें। 5 4 3 2 1। और अभी तक उन तीनों बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया जो रहते हैं। आपके लिए फिर से 3 सेकंड एक्स्ट्रा दी जाती है कि आप जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 3 2, बाकी बच्चे जल्दी से कीजिए, कैमरा बंद कर देते हैं, लाइट चली गई है। तो बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया चैट सेक्शन में भी। रेणुका का आंसर आ गया, रुखसाना, टीना, रमेश, पूनम। चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया 70 का अभाज्य गुणनखंड। भाई 70 का अभाज्य गुणनखंड पूछा गया तो आपने लिखा सर 70, और हमने ऐसे काटना शुरू किया, और सर हमें दिखाई दे रहा है कि लास्ट में 0 है, और जिन संख्याओं के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। 2 से भाग किया तो 35 आ गया। सर अब हमारे पास में 2 के बाद में जो हमारे पास में अभाज्य संख्या आती है 3 आती है, या फिर हमने देखा 3। सर 3 से तो भाग नहीं हो रहा, क्योंकि 3 + 5 कितना हो गया 8, और 8 3 के पाड़े में नहीं आता, तो 35 भी 3 से भाग नहीं होगा। फिर आपने कहा सर अगली प्राइम नंबर 5 से देखते हैं। सर 5 से काटा तो 5 7 35, और फिर 7 से काटा तो 7 एकम 7। यानी कि आप कहोगे सर 70 बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 5 गुणा 7। इतना सभी को क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप करो। जिन बच्चों ने बी सी या डी आंसर दिया था उनका गलत है, और जिन बच्चों ने ए आंसर किया था उनका सही है। ठीक है, यानी कि आप कहोगे ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी कि हमने क्या पढ़ लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड पढ़ लिए। और आप सभी को होमवर्क आपको ग्रुप पे मिलता है, क्योंकि आप सभी ने कहा है कि सर ग्रुप पर होमवर्क दे दिया करो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने से नहीं हो पाता है। तो आप लोगों को होमवर्क ग्रुप पर मिल जाएगा, और आप लोगों की क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपकी क्लास में कोई डाउट है तो आप पूछ